सवाल ये आया था कि क्या कोई अकेला ये काम कर सकता है। बिल्कुल कभी भी और कहीं पर भी संभव नहीं है, मगर ये कार्य अकेले को ही करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन जो है लोगों का समूह है। लेकिन समूह के अंदर व्यक्ति जो है वो अपने आप में अकेला ही होता है, इंडिविजुअल होता है। जब तक वो अपने आप में ये परिवर्तन नहीं लाता है, दूसरों में परिवर्तन लाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तो प्रत्येक कार्यकर्ता, कहते हैं ना कि एक से नहीं होगा, मैं कहता हूं एक से ही होगा, तुम करके देखो। हमारे साथ ताराराम मीणा जी जुड़े हुए हैं। ताराराम मीणा सर, जैसे कि अभी चर्चा बढ़ रहे हैं आगे, मैडम ने कुछ बातें रखी है, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो मूल्यवासी बहुजन समाज है, उसके जो बुद्धिजीवी कर्मचारी वर्ग है, इसका जो निर्माण है आंदोलन से हुआ, इस प्रकार की बात जो है मैडम कह रही है, बताया उन्होंने हमें। लेकिन आपसे मैं खास करके ये जानना चाहूंगा कि इनका जो निर्माण के पीछे क्या कोई मकसद रहा है, क्या मकसद रहा है, क्या क्या सोच करके इस बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ हमारे महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने देखा था, वो किस प्रकार से इनके तरफ, इनकी भूमिका की तरफ देख रहे थे, क्या उद्देश्य था इनके निर्माण के पीछे? जी, तारा मीणा सर। धन्यवाद प्रदीप जी। पहले तो मैं आप सभी का साधुवाद करूंगा कि आपने हमें इस चर्चा में शामिल किया, और साथ ही हमें सुरेश द्रविड़ जी से और मैडम से रूबरू होने का भी मौका मिला। और आज का विषय जो यहाँ पर चर्चा के लिए रखा गया है, वैसे हमारा कोई भी विषय होता है वो कमजोर नहीं होता, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। और आज का विषय भी एक गंभीर विषय है कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं और उनमें से जो कार्यकर्ता हैं, उनको हमेशा विचारधारा के साथ खड़े रहना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें और प्लस करना चाहूँगा कि खड़े तो रहना चाहिए, मगर क्यों खड़े रहना चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जी, है। जी, जैसा जी, कि बात विचारधारा की आती है, और मैडम ने क्लियर कर ही दिया है कि इस देश के अंदर दो विचारधाराएं पैरेलल काम कर रही है। एक विचारधारा जो इस देश के, खास करके भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को ही दबाकर गुलाम रखने और विभाजित करके या और भी कई तरीकों से उनको हमेशा एक गुलाम बनाए रखने की विचारधारा है, मानवता के विरुद्ध विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो है हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, उसमें सैकड़ों महापुरुष हैं जिनकी विचारधारा, विचारों को मिला करके जो हमारी विचारधारा बनी है, ये समानतावादी है, न्यायवादी है, न्याय प्रिय है और समतावादी है। ये जो इसकी है, तो ये विचारधारा हमारी है। और इन दो विचारधाराओं का टकराव को आज से नहीं, सदियों से इस देश में चल रहा है। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने ये प्रयास किए हैं कि उनकी विचारधारा को नकारा जाए और अपनी विचारधारा को स्थापित किया जाए। उसके बाद वर्तमान में ये कार्य एक लंबे अरसे से बामसेफ कर रहा है। बामसेफ संगठन जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, बामसेफ संगठन की ही एक तरह से कार्यकर्ता हैं। जी, तो विचारधारा की बात है तो विचारधारा को समझना चाहिए कि कौन सी विचारधारा क्या है। पहली बात तो ये बामसेफ का जो उद्देश्य है, मूल रूप से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने अलग अलग उद्देश्य के लिए भी वामसेव को चला रहे हैं। कुछ लोग वामसेव के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी वामसेव चला रहे हैं। तो यहाँ पर एक विचारधारा की बात आती है, तो जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, बुद्धा से लेकर के आज तक, चाहे कापड़े साहब, कांसीराम जी, दीना भाना जी, यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर और बीच में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबकी विचारधारा को देश में प्रस्थापित करना, यही वामसेफ का मूल उद्देश्य है। क्योंकि विचारधारा जब तक लोगों के पास में नहीं है, या लोग विचारधारा के बारे में ही नहीं जानते हैं और दो डिफरेंट विचारधाराओं का अंतर नहीं कर पाते हैं, तब तक वे लोग कभी भी कोई संघर्ष नहीं कर सकते, कोई आंदोलन नहीं कर सकते, कोई क्रांति नहीं कर सकते, या अपनी मुक्ति का कोई कार्यक्रम नहीं चला सकते। वे इनोसेंटली हमेशा गुलामी को ही एंजॉय करते रहते हैं। ये बात बामसेफ सिखाता है कि एक विचारधारा जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, उस विचारधारा को समझना चाहिए। पहले तो जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए, और उसके बाद में उस विचारधारा के साथ एक अडिग होकर के, बिना किसी किंतु परंतु के
या कोई लालच या लोभ के उसे हमेशा विचारधारा के साथ खड़े रहना चाहिए। तो जी, बामसेप का जब ऑब्जेक्टिव ही विचारधारा को प्रस्थापित करना है तो इसमें कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है। रही बात जो मैंने इसके साथ बात को जोड़ा है उसके अंदर आपने 3 बिंदु और भी दिए हुए हैं, वो उनसे रिलेटेड ही है कि कार्यकर्ता और जी, बुद्धिजीवियों को विचारधारा के साथ खड़े रहना चाहिए, मगर क्यों रहना चाहिए? उसके लिए हम उनको क्यों बाध्य कर रहे हैं कि आपको उसके साथ ही खड़ा रहना चाहिए? क्योंकि जो जी, बुद्धिजीवी है वही बामसेप का कार्यकर्ता है, और पहले वो बुद्धिजीवी है, बाद में कार्यकर्ता है। तो बुद्धिजीवी होने का जो उसका बुद्धिजीवी हुआ है या बुद्धिजीवी बना है, इंटेलेक्चुअल बना है, और आज जिस स्टेज पे भी वो खड़ा है, वो किसी न किसी एक बड़े आंदोलन का परिणाम है, न कि वो कोई किसी कुदरत के क्या कह सकते हैं, किसी दैवीय शक्ति का या फिर कोई अपने उस चमत्कार। चमत्कार का कोई वो नहीं है। इसके पीछे हमारे महापुरुषों की पूरी ज़िंदगियाँ लगी हुई है, उनकी जी, कुर्बानियाँ हैं, तब जाकर के आज हम लोग इस पोज़ीशन में पहुँचे हैं। तो हम लोगों को, चूँकि ये बात तो सही है कि हम लोग बात कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों दोनों को जोड़ करके कर रहे हैं, जी, वरना जी। मेघना जो सर, बुद्धिजीवी एक इससे जुड़ा हुआ एक आपसे हमें जानकारी ये चाहिए, मतलब दर्शकों को ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं आपके इस माध्यम से कि क्या इनके निर्माण के पीछे जो उद्देश्य था हमारे महापुरुषों का, क्या उन्होंने इन बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा था? कौन-सी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर उन्होंने रखी है? क्या सोचकर इनका निर्माण हुआ है? जी, देखिए, महापुरुषों के संघर्ष की और आंदोलन की बात करें तो ये 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के आंदोलन की शुरुआत से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1956 तक का आंदोलन चलाया है, इस 108 साल के संघर्ष का ये परिणाम है। और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मुख्य रूप से रोल अदा किया कि हमारे समाज के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण करना महत्वपूर्ण समझा, और उसके लिए उन्होंने पहल की और आगे कदम बढ़ा करके उन्होंने जो काम किया, जिसकी वजह से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण हुआ। तो हमारे खास करके हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करें, उन सभी महापुरुषों की पूरी विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर ने ही पूरे देश में प्रस्थापित करने के प्रयास किया, संविधान में भी डालने का प्रयास किया। तो ये जो बात है, बाबा साहब अम्बेडकर इस बुद्धिजीवी वर्ग से क्या उम्मीद करते हैं? उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं कि मेरे कारवां को आगे न ले जा सको तो पीछे मत जाने देना। मैंने जो आज दिन तक किया है, उस अधूरे काम को पूरा करना, ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही। बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जो मैंने उनसे उम्मीद की थी, वो नहीं हो पा रही है। मेरे आस-पास लड़कों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, जो अपना पेट पालने में लग गए हैं। तो यहाँ पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण किया, और निर्माण करते वक्त उन्होंने ये सोचा था कि इस देश के अंदर अगर मेरे जैसा एक व्यक्ति पूरे पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने के काबिल बन सकता है, तो क्या इस देश में हजारों नहीं लाखों और फिर बाद में करोड़ों लोग जब बुद्धिजीवी पैदा हो जाएंगे, निर्माण हो जाएंगे, तो इस समाज का उत्थान हो जाएगा। वे समाज के लिए कार्य करेंगे और सामाजिक गुलामी जो है, उस गुलामी से मुक्त करने के लिए कार्य करेंगे। ऐसी हमारे महापुरुषों ने उम्मीद रखी थी, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन यहाँ मैं आपको ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर जब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग जो सार्वजनिक शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से आगे आया, उसे कहीं पर भी किसी चैप्टर में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में या उनके आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ाया गया। ये तो बामसेब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो जी, नहीं होती तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आज इतने लोग भी नहीं जानते, और आज हम भी चर्चा के लिए या डिबेट के लिए नहीं होते। जी, जी, बामसेब जी, नहीं होता तो मैं तो अपनी स्वयं की कहूँ कि हम भी कुछ नहीं होते, हमें भी कहीं न कहीं किसी न किसी मंदिर पे में जो फेरी लगाते होते या फिर कहीं मत्था जी, टेक रहे होते। लेकिन जी, बाबा साहब अम्बेडकर को जानने का, समझने का और उनके काम को जो है समझकर आगे बढ़ाने का जो हमें मिला, वो बामसेब से ही मिला है। इसलिए जी, जो लोग आज की तारीख में बामसेब के संपर्क में है, बामसेब के साथ जुड़े हुए हैं या बामसेब को जान चुके हैं, बामसेब के उद्देश्य को समझ चुके हैं, और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को अगर उन्होंने जान लिया है, तो उन लोगों को तो कम से कम पूरी ईमानदारी के साथ जी, इस जी, निष्ठा के साथ में इस काम के लिए खड़े होना चाहिए।
और विचारधारा से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तारा मेहना सर से इसी सवाल पर इसी मुद्दे पर हम जानकारी लेना चाहेंगे। मेहना सर, क्या लगता है आपको जो आप पूरे देश भर में घूमते हैं प्रशिक्षण लेते हैं क्या आपको लगता है कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है मूल निवासी बहुजन समाज का, ये अपने महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार कितना आचरण कर रहा है? कितना उसका व्यवहार है? कितना विचार वो कर रहा है इस विचारधारा के बारे में? जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे एक शब्द आया बुद्धिजीवी, और दूसरा आज के सब्जेक्ट में दूसरा शब्द है हमारा कार्यकर्ता, और तीसरा एक शब्द इसमें और है आता है, वो है जागृत। तो ये जो तीनों शब्द है, अगर इन तीनों शब्दों को हम सही मायने में समझ नहीं पाएंगे तो हम कंफ्यूज होते जाएंगे कि बुद्धिजीवी कौन है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, जागृत कौन है और क्या कर रहा है, और कार्यकर्ता को क्या कार्य करना चाहिए, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको अपन थोड़ा अगर क्लियर करें तो बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, या फिर कहा जाए तो इंटेलेक्चुअल तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन अगर डिग्री ले लिया है, किसी अच्छे पद पर है, कोई अधिकारी बन गया है और अच्छे से मतलब जो नॉलेज रखता है, उसको मैं, मेरी दृष्टि में उसको मैं बुद्धिजीवी नहीं मानता। मैं बुद्धिजीवी उस व्यक्ति को मानता हूं जो व्यक्ति सही और गलत का फैसला कर सके, सही क्या है, गलत क्या है, और कहाँ उसे खड़ा रहना चाहिए, गलत से कैसे बचना चाहिए, सही का साथ कैसे और कहाँ देना चाहिए। ये अगर उसमें क्षमता है तो उसको हम लोग जागृत बुद्धिजीवी कह सकते हैं, वरना अखबार पढ़ने वाले को या किताब पढ़ने वाले को हम बुद्धिजीवी नहीं कह सकते। और खास करके जिन बुद्धिजीवियों की हम बात कर रहे हैं, उन बुद्धिजीवियों के पास तो हमारे और चीजों के जो जानकारी है उसके साथ साथ महापुरुषों की विचारधारा जब तक नहीं होगी, तब तक वे लोग सही और गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे और उन्हें बुद्धिजीवी कहना ही संभव नहीं। बात आती है कि जो बामसेफ से जुड़ चुके हैं, बामसेफ में हमारे महापुरुषों को जान गए हैं, पढ़ लिए हैं, उनके काम को भी समझ गए हैं, उसके बाद वो किधर जा रहे हैं और कैसा आचरण कर रहे हैं, ये बात एक बहुत ही बड़ी बात होती है बुद्धिजीवियों के लिए। दूसरा शब्द आता है जागृत। तो जागृत का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की आंखें खुली हुई है, घूम रहा है, देख रहा है, बातें कर रहा है तो हम उसको जागृत कह देंगे, नहीं, वो जागृत नहीं होता है। जागृत तो वो होता है जो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करता है। जिसको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है, हम उसको जागृत की श्रेणी में नहीं ले सकते। ठीक है, घूम रहा है धरती के ऊपर, वो उसको नहीं कह सकते। तीसरा शब्द कार्यकर्ता शब्द है। तो कार्यकर्ता में कहते हैं ना कि कार्य कुछ नहीं करता फिर भी कार्य करता, और जिस जहाँ पूछोगे कह देगा साहब मैं 15 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं 20 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, और हरकतें और गतिविधियां जब उनकी देखते हैं तो पता लगता है कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज है कि उसका विचार और आचरण किस तरीके का है, क्या वो वास्तव में अपने आप को बुद्धिजीवी है तो बुद्धिजीवी की तरफ पेश करता है, क्या वो कार्यकर्ता है तो क्या वास्तव में वो हमारे महापुरुषों के उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए, या फिर इस विचारधारा को जिसे वो समझ गया है उसे देश में प्रस्थापित करने के लिए रियल में कार्य कर रहा है, या फिर खाली दिखावा कर रहा है, या कहीं न कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं न कहीं वो कार्यकर्ता बनकर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ये समझने वाली बात है। तो वो हर बुद्धिजीवी का, कार्यकर्ता का और जागृत व्यक्ति जो वामसेप के द्वारा जागृत किया गया है, उसके अंदर ठीक जैसा जैसा उसने जाना है, जैसा वो अपने आप को मानता है, बुद्धिजीवी मानता है तो बुद्धिजीवी के जैसा आचरण करना चाहिए, कार्यकर्ता मानता है तो रियल में उसको कार्य करना चाहिए, कार्य करके दिखाना चाहिए। और अगर वो जागृत अपने आप को कहता है तो जो वो जागृत है उसके अनुसार उसको समाज में जागृति लाने का काम करना चाहिए, और अपने दोस्त और दुश्मन के बारे में बताना चाहिए, सही और गलत की जानकारी लोगों को देनी चाहिए। ये अगर वो करता है तो वो कार्यकर्ता है, वरना वो कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ एक दिखावा कर रहा है। ऐसा हमें फील्ड में, जैसा कि आपने कहा, तो फील्ड का जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग जो हैं बुद्धिजीवी होने का ढोंग करते हैं, जागृत होने का ढोंग करते हैं, और कार्यकर्ता भी अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन कुछ कार्य करते नहीं हैं।
ये उन बुद्धिजीवी लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही सोचने वाली बात। मैं तारा मीणा सर से जानना चाहूंगा कि अगर जो कार्यकर्ता है, बुद्धिजीवी वर्ग है, और वो फुले अम्बेडकरी आंदोलन से अगर निर्माण हुआ है और वो खुद ही फुले अम्बेडकरी विचारधारा के विपरीत आचरण कर रहा है या उसको नहीं समझ रहा है, कोई अलग दिशा में जा रहा है, तो उसकी क्या क्या दुष्परिणाम आपने देखे हुए हैं, क्या क्या दुष्परिणाम आप देख रहे हैं, कौन सी समस्याएं हमारे सामने आंदोलन के सामने खड़ी हो सकती है या हुई है? जी मीणा सर। जी प्रदीप जी, बहुत ही सही मुद्दा है कि आचरण के विपरीत विपरीत आचरण जो है वो होने की वजह से समाज के अंदर क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है, क्या उसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो जहाँ तक है हमारा जो अनुभव है 22-25 साल का, और खास करके वामसेप में आने के बाद का, विचारधारा को समझने के बाद का, तो हम दोनों चीजें पैरेलल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग समाज में विचारधारा को प्रस्तापित करने का कार्य भी कर रहे हैं, और साथ साथ समाज में जो है कार्यकर्ता पैदा हो रहे हैं, और कार्यकर्ता अपने आप को कार्यकर्ता कहते हुए फील्ड में जा भी रहे हैं, और ये जो सारा काम है वो कर रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा, मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि कई जगह हम लोग ऐसे जगह जाते हैं जहां हमारे पदाधिकारी होते हैं, और उन पदाधिकारियों के घर पे जब जाते हैं तो उनका जो बैठक का रूम होता है या जहां हमें बिठाया जाता है, उसके बीच में एक पर्दा डाला जाता है और पर्दा रखा जाता है, तो पीछे घर के ऊपर हमारी नजर ना पड़े। और कभी कभी हमें वो झलक देखने को मिल जाती है कि बाहर जो कमरा है उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो, ज्योतिबा फूले का फोटो है, बिरसा मुंडा, साहू महाराज और महापुरुषों के फोटो लगे हैं। लेकिन अंदर घर में जाकर थोड़ा कभी मौका मिलता है तो देख लेते हैं, तो वहां पर फिर वही ब्राह्मणवादी सारा सिस्टम चलता है। तो ये आचरण में जो उसका दिखाई देता है कि वो दोहरे आचरण में चल रहा है। और दोहरे आचरण का परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति तो बाहर आकर बाहर बात भी कर लेता है, समाज में जाता है तब भी महापुरुषों की बात कर लेता है, और समाज में जाकर के ये बात भी कह देता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं कार्य जागृत हूँ, मैं सतत सेव का कार्यकर्ता हूँ, विचारधारा को लेकर चल रहा हूँ, महापुरुषों को मानता हूँ। लेकिन उसके परिवार के जो लोग हैं वे लोग उसी पुरानी परंपरा या उसमें ही एक हमारी विरोधी विचारधारा को ही अपनाए हुए होते हैं, और सारे आचरण उसके अनुरूप करते हैं। इसका परिणाम ये दुष्परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि आज पूरे देश के अंदर जो वामसेव को बहुत पहले ही एक रिजल्ट लाना चाहिए था, वो रिजल्ट नहीं आ पाया। आज भी हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में भी आज दोहरा चरित्र है, इस प्रकार का देखने को मिलता है। यानी कि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, कहीं न कहीं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का फ़र्क ज़रूर नज़र आता है। वो चाहे डर की वजह से हो, चाहे वो लालच की वजह से हो। जैसा कि मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि हमारे समाज के जो लोग हैं आज की तारीख में, चाहे वो बिज़नेस लाइन में हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो और किसी लाइन में हैं, वे लोग अपने जीवन को थोड़ा-सा, अपने जीवन को खुशहाल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जीने लायक कि थोड़ा आराम से जी लें, उसके लिए वो अपने आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों को गर्त में डाल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है और मैं देख रहा हूँ। कहीं न कहीं वो समझौता कर लेते हैं थोड़े से के लिए कि मेरा दुकान चल जाएगा, कहीं थोड़ा-सा मेरा व्यापार चल जाएगा, कहीं थोड़ा-सा मुझे इस व्यवस्था से लाभ मिल जाएगा, कहीं से मुझे कोई छोटा-मोटा पद मिल जाएगा, या कहीं से मुझे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो है लाभ मिल जाएगा। उसमें वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं अपने आने वाली सैकड़ों पुश्तों को उस गर्त में डाल रहा हूँ जहाँ से वो कभी निकल नहीं पाएगी। मैं अपना जीवन तो जी लूँगा, परिवार के लोगों को कुछ समय तक तो मैं सुविधाएँ दे सकता हूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से रख सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म जब हम सोचेंगे तो आने वाली जनरेशन कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगी जिस तरीके का हम बर्ताव कर रहे हैं। ये परिणाम हमें साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं, जो परिणाम की बात हम जिसका डर है, वो अभी से हमें दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में तो ये बहुत ही घातक होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है, उसको आप सिर्फ़ जाति में या ब्राह्मणवाद तक या मनुवाद तक ही सीमित ना समझें। ये दुनिया की सबसे क्या कहते हैं कि अब उसके लिए खतरनाक कहें तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि खतरनाक भी तो कुछ ढंग का होता है। ये सबसे घटिया नस्ल जो है, वो भारत के अंदर इस अपनी विचारधारा को स्थापित किए हुए है। इसका हम लोगों ने रिसर्च करके खोज निकाल दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर एक नस्ल जो है
वो अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए हमेशा हर हद तक गुजर जाती है, हर अमानवीय कृत्य कर देती है, हर मानवता का वो पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो पूरा खात्मा कर देती है। ऐसी एक नस्ल जिससे हमारा पाला पड़ा हुआ है, जिससे हमारे महापुरुषों ने समय समय पर संघर्ष किया है, और आज हमें मौका मिला है उस नस्ल से, उस रेस से टकराने का। तो जहां तक मैं मानता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता को, जैसा कि एक बीज होता है और उस बीज जब जमीन में दफन होने का तय कर देता है, तभी वो एक वृक्ष को जन्म दे पाता है, और फिर वो वृक्ष हरा भरा होता है और फल भी देने लगता है। तो प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता को, अगर आने वाली जनरेशन को फल देना है, आने वाली जनरेशन को अगर हरा भरा करना है, तो हमें बीज बन करके अपने आप को दफन करना होगा, तभी जाकर के होगा। और इसके बिना भले ही हम बड़ी बड़ी बातें कर लें, बड़े बड़े ऑफिस ले लें, बड़े बड़े वो कर दें, ये समझ लें कि हमने सब कुछ कर लिया है, हम लोग जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दिखावे वाली बातों में कुछ नहीं होगा। उसके लिए आप एक इतने खतरनाक और घातक दुश्मन से टकरा रहे हो, जिसकी आप कल्पना कर नहीं सकते कि हमारे महापुरुषों के साथ उन्होंने क्या क्या किया। संतों की हत्याएं करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने निर्मम हत्याएं की है, वे लोग आज हमारे हमारे सामने हैं और हम उनसे टक्कर ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर कहीं न कहीं हमें हमारे लोग समझौता ना करें, तो वो टिक नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, और समाज में ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे कि वे इस आने वाला जो दुष्परिणाम है उससे बचा जा सके। सिताराराम मेहना सर से आज के विषय पर कंक्लूडिंग ओपिनियन उनका लेंगे कि मूल्यवासी बहुजन बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं को हमेशा विचारधारा के पक्ष में खड़े रहना चाहिए। जो आज का विषय हम चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर आपका सर 2 मिनट में कंक्लूडिंग मैसेज आपका चाहिए। जी, माइक ऑन कीजिएगा सर, आपके स्क्रीन पर माइक का बटन है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को बहुत ही कम समय में कहूंगा, ये लगभग 1 मिनट में ही कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि हमें विचारधारा के साथ खड़े रहना चाहिए, और उसकी शुरुआत अपने आप से ही होती है। हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ से शुरू करें। ये प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बात लागू होती है, मेरे अकेले के लिए लागू नहीं होती, आपके लिए लागू नहीं होती। सवाल ये आया था कि क्या कोई अकेला ये काम कर सकता है? बिल्कुल, कभी भी और कहीं पर भी संभव नहीं है, मगर ये कार्य अकेले को ही करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन जो है लोगों का समूह है, लेकिन समूह के अंदर व्यक्ति जो है वो अपने आप में अकेला ही होता है, इंडिविजुअल होता है। जब तक वो अपने आप में ये परिवर्तन नहीं लाता है, दूसरों में परिवर्तन लाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तो प्रत्येक कार्यकर्ता, कहते हैं ना कि एक से नहीं होगा, मैं कहता हूं एक से ही होगा। तुम करके देखो, आप करके देखो, आप अपने शुरू करके देखो कि मुझे करना है, फिर समाज अपने आप उसका फॉलो करता है, या फिर उसको कहते हैं उसका अनुसरण करता है। जब हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोई और कर ले, दूसरा कर ले, मुझे में क्या है, मेरे अकेले से करने से क्या होगा, तो मैं नहीं करता हूं, को बहुत सारे लोग हैं वो कर लेंगे, ऐसी स्थिति में कभी भी होने वाला नहीं है। इसलिए ये सवाल जो आया उसका मेरा यही जवाब है, यही कहना है कि आप अपने आप को ईमानदार बनाओ, अपने आप को सच्चा कार्यकर्ता बनाओ, अपने आप को अगर बुद्धिजीवी कहते हो तो बुद्धिजीवी पेश करो, और समाज में जितना आप त्याग, समर्पण और निष्ठा से काम कर सकते हो उतना काम करो। परिणाम जरूर आएगा, इसमें कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है, काम किए जाओ। इसी के साथ धन्यवाद। जी, जी, बहुत ही गहरी और गंभीर बात सर आपने बताई है कि अकेला व्यक्ति अगर विचारधारा के साथ डटकर खड़ा रहता है, तो वो ज़रूर परिवर्तन लाएगा। भले ही उसके इर्द-गिर्द दुनिया कहीं विपरीत दिशा में जा रही हो, अगर वो डटकर खड़ा खड़ा रहा, उसने आचरण किया विचारधारा के अनुसार, तो ज़रूर परिवर्तन होगा, वो दूसरों को प्रेरणा देगा। बहुत